and from नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। जब उठता है पहला कदम तो ही तो तय होता है मीलों का सफर। जब टूटती हैं चट्टानें तो ही तो बनती हैं नई राहें। कहीं से तो होती है नई शुरुआत जो फिर मजबूत इरादों से बन जाती है अद्भुत मिसाल। पुरुष प्रधान क्षेत्रों में अपना दमखम दिखाने वाली हमारी देश की वीरांगनाओं में शामिल है हमारी आज की तेजस्विनी, जो हमारे देश की वायुसेना की पहली ऐसी महिला पायलट हैं जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया। यही नहीं बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता के लिए शौर्यवीर पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जैसे अनेक सम्मानों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। अपनी वीरता से आपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रच डाली एक अद्भुत शौर्य गाथा। हमारी आज की तेजस्विनी है फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड गुंजन सक्सेना। सर के ऊपर खुला आसमान और इस आसमान को नापने का सपना तो बचपन में हम में से कईयों ने देखा होगा, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हर बाधा को पार करने वालों में नाम आता है वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड गुंजन सक्सेना का। पायलट बनने का सपना पूरा करने के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 1994 में एयरफोर्स में भर्ती हुई। अपने आप को हर स्तर पर साबित करते हुए ट्रेनिंग पूरी की और उधमपुर में पहली पोस्टिंग हुई। 3 साल बाद फिर आया अहम क्षण जब 1999 में उन्हें कारगिल युद्ध में फ्रंट पर जाने के ऑर्डर्स मिले। दुश्मन की बमबारी के बीच से युद्ध क्षेत्र से घायल और मृत सैनिकों को वापस लाना, अग्रिम चौकियों तक जरूरी सामान पहुंचाना, युद्ध के दौरान दुश्मन की तैनाती और निगरानी संबंधी जानकारी लाना इत्यादि जिम्मेदारियां भी गुंजन सक्सेना ने बखूबी निभाई। पहली बार युद्ध की विभीषिका से सामना हुआ, लेकिन बिना विचलित हुए अपने फर्ज को अंजाम दिया और इसके लिए विभिन्न सम्मानों से पुरस्कृत भी की गई। देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाने वाली देश की पहली महिला पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना है हमारी आज की तेजस्विनी। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो इस वक्त देश का हर व्यक्ति जानता है क्योंकि आपकी जीवनी पर जो फिल्म रिलीज हुई है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, उसकी वजह से आप बहुत मशहूर तो हो ही गई हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को मिलवाना चाहते हैं असली गुंजन सक्सेना से, और इसीलिए हमने आपको आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। तो शुरुआत करते हैं गुंजन जी कारगिल युद्ध से ही। क्या आपको अंदेशा था, क्योंकि आप ट्रेन्ड पायलट थी, क्या आपको अंदेशा था कि आपको भी युद्ध के लिए भेजा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कभी सोचा नहीं था, कोई ऐसा अंदेशा नहीं था। और जिस समय ये कारगिल युद्ध हुआ था तो मेरे पास सिर्फ 3 साल की सर्विस थी। मैं काफी जूनियर थी सर्विस में, इतना बहुत कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। और इसीलिए जब सुना मैंने कि मतलब न्यूज में सुना और बातों में लोगों की कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे एलओसी पे, मुझे आइडिया नहीं लगा कि पूरी सिचुएशन क्या है और कैसी है। और बहुत उसके बाद जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, तो कभी ऐसा सोचा बिल्कुल भी नहीं था। तो आई थिंक कि ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो बिल्कुल ही मतलब जो मैंने शायद सपने में भी कभी नहीं सोची थी, जो मुझे मिली उस समय। लेकिन क्या ऑर्डर्स क्या मिले थे आपको, और जब ऑर्डर्स मिले तो आप कहाँ थी और क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया थी, और आपके साथ साथ उन सब लोगों की भी जो आपके साथ यूनिट में थे? एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से मुझे पता चला था, मतलब ऐसा मैंने फिल्मों में ही देखा था, लेकिन मेरे अपनी जिंदगी में ऐसा हुआ। मैं छुट्टी पे पहुंची थी अपने पेरेंट्स के पास लखनऊ में, और हम जब घर, मतलब मैं रेलवे स्टेशन से घर पहुंची
और उस टाइम पे हमने जब दरवाजा खोला कमरे अपने घर का, तो एक टेलीग्राम उस जमाने में टेलीग्राम्स आते थे पोस्टल डिपार्टमेंट से, तो एक टेलीग्राम था हमारे घर में, नीचे दरवाजे के नीचे से वो स्लिप करके गए थे। तो जब वो उठा के मेरे फादर ने खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि टेलीग्राम में तो सिर्फ इतना ही लिखा जाता है कि आपकी लीव जो है वो खत्म कैंसिल कर दी गई है और आपको इमीडिएटली वापस अपनी यूनिट में रिपोर्ट करना है। जब मैं यूनिट पहुंची उस टाइम तक मुझे एक्चुअली ये सब पता नहीं था कि मुझे कारगिल मतलब श्रीनगर भेजा जाएगा और वहां से कारगिल में मुझे फ्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं वापस उधमपुर पहुंची अपनी यूनिट में और मेरे फ्लाइट कमांडर ने मुझे बात बताई कि हमारे यूनिट के कुछ एयरक्राफ्ट और पायलट्स को भेजा जा रहा है श्रीनगर और वहां से वो लोग कारगिल में ऑपरेट करेंगे, तो मुझे बात जब पता चली तो मुझे लगता है सबसे पहला जो इमोशन मेरे दिमाग में आया था वो एक बहुत बड़ी खुशी का था। खुशी इसलिए क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल समझ आ गई उसी टाइम पे, और शायद कुछ समझ आया या नहीं, कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शायद बहुत कम लोगों को मिल पाती है और एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपकी क्या जिम्मेदारियां थी? हालांकि आपको पहले ही पता होगा कि आपकी क्या जिम्मेदारियां थी, लेकिन युद्ध के मैदान में आपको क्या इंस्ट्रक्शंस थी कि क्या कुछ जिम्मेदारियां रही आपकी? हमारी जो यूनिट के रोल थे कारगिल ऑपरेशंस में वो बहुत क्लियर थे। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था कैजुअल्टी इवैक्यूएशन का, और दूसरा था कम्युनिकेशन सॉर्टीज, जैसे किसी को अगर कहीं जाना है या कहीं से लाना है पैसेंजर्स को, मतलब यहाँ से वहां अगर आना जाना है, कम्युनिकेशन ड्यूटीज वो था। फिर रेकी सॉर्टीज होती थी कि किसी एरिया का जो एरियल व्यू होता है, हवा से जो एक पर्सपेक्टिव दिखता है उस एरिया का, वो देखने का, उसके बारे में रिपोर्ट करने का। और तीसरा एक काम था, उसे बोला जाता है BDA, बैटल डैमेज असेसमेंट। तो उसमें जैसे अगर कोई भी मिशन हुआ है एयरफोर्स का और उसके बाद जैसे जिसमें उन्होंने अटैक किया है, तो उसके बाद एक्चुअली ऑन ग्राउंड कैसा सिचुएशन है, कितना डैमेज हो पाया है, लेटेस्ट कैसा वहां पे पर्सपेक्टिव है, वो सब का एक असेसमेंट करके रिपोर्ट वापस देना। तो ये 3-4 रोल थे हमारी यूनिट के वहां। कारगिल में गई तब आपने कौन सा हेलीकॉप्टर यूज किया? वो हेलीकॉप्टर जिसपे मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो चेतक हेलीकॉप्टर है। और जब मैं उधमपुर पहुंची तो क्योंकि वो एक पहाड़ी रीजन है, वहाँ की ऊंचाई काफी ज्यादा है, तो वहां पे चेतक बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो सकता है। और कारगिल के दौरान तो सिर्फ चीता हेलीकॉप्टर ही यूज हुआ था हम लोग की यूनिट से। कुंजन जी, युद्ध क्षेत्र में देखें तो कई हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को आप जानते हैं उनको शहीद होता हुआ भी आप देखते हैं, घायलों को भी आप देखते हैं। वो दृश्य कहीं ना कहीं जब आप पहली बार देखते हैं तो आपके जहन पे कहीं ना कहीं कुछ चोट तो करते ही हैं। तो आपके लिए आप पर कितना प्रभाव डाला इन दृश्यों ने? क्योंकि एक पायलट के तौर पर मानसिक रूप से बहुत मजबूत और संतुलित होना भी जरूरी होता है। अगर कोई मुझसे कारगिल के बारे में बात करता है और मुझसे पूछता है कि आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आती है, तो मेरे जहन में सबसे पहली बात यही आती है, सबसे पहला ख्याल यही आता है कि जो लोग जो वहां शहीद हुए उनका एक ख्याल आता है, उनके लिए दिल में जो भी भाव आते हैं, उनकी फैमिलीज के लिए मुझे लगता है कि एक ऐसा ऐसा लॉस था जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। तो वो तो सबसे पहले एक इमोशन है जो आता है। और जहां तक वहां देखने का, उस समय ये सब देखने का है, तो हाँ, बहुत ही डीपली आपको इससे मतलब आप अटैच्ड होते हैं। जो लोग आपके साथ सेम यूनिफॉर्म पहन के फ्लाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उनको जब कुछ होता है या उनका कोई लॉस आपको पता चलता है या आप देखते हैं, तो आपको कहीं एक बहुत ही डीप लेवल पे वो इफेक्ट करता है इमोशनली। तो लेकिन हम ऐसे लोग में को तो चूंकि महिलाओं को हाँ, बहुत संवेदनशील माना जाता है और पहली माना बार जाता किसी महिला है। पायलट को युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था, तो आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी क्या इस पहलू पर कभी गौर किया? हाँ, किया था। और मतलब जब एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और पायलट शहीद हुए थे, तो उसके बाद उन्हें लगा कि मेरे जो सीनियर्स थे, उन्हें जैसा आप कह रही थी कि उन्हें लगा कि हो सकता है कहीं इमोशनल लेवल पे मुझे काफी ज्यादा इफेक्ट करे ये, या ये खबर सुनने से मुझे कैसा लगा होगा। तो उन्होंने मुझसे एक बार सिर्फ हाँ जरूर ये पूछा था कि क्या तुम अभी भी कंफर्टेबल हो इस एरिया में फ्लाई करने में।
तो आई थिंक एक कंसर्न था उनका जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, और मेरा जवाब उन्हें यही था कि नहीं सर, मेरी ड्यूटी तो मैं जिस ड्यूटी के लिए आई हूँ वो करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक यहीं पे हमारी ट्रेनिंग बहुत काम आती है ममता जी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग स्टेज में भी कई बार ऐसे इंसिडेंट्स ट्रेनिंग में भी होते हैं जहाँ किसी ना किसी वजह से कभी कोई एक्सीडेंट होता है और फेटल भी होता है वो। लेकिन गुंजन जी, चूंकि आपकी आर्मी बैकग्राउंड रही है, आपका सैन्य परिवार था, आपके पिता, आपके भाई वो भी सेना में ही थे, तो क्या हम ये माने कि ये जो मूल्य हैं, जो सेना के मूल्य हैं, ये आपको विरासत में ही मिले? इसके साथ ही जोड़ना चाहूंगी कि इसके बावजूद क्या आपने कभी सोचा था कि वायुसेना में आप शामिल होंगी? नहीं, वायुसेना मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था, क्योंकि ये जो मेरा एक फ्लाइंग से मेरा फैसिनेशन था, जो कनेक्शन था, जो मेरा हमेशा से ख्वाब था, बहुत छोटी उम्र से मेरा ये मतलब एम था, फोकस था, ख्वाब था कि मैं उड़ूं, मैं पायलट बनूं। कुछ एक फैसिनेटिंग लगता था मुझे बहुत, आसमान को देख के, एयरक्राफ्ट को देख के। तो मतलब शुरू तो एक बहुत पर्सनल लेवल पे मेरा ये सपना बहुत ही अपना निजी टाइप का शुरू तो हुआ था कि मतलब सिर्फ मुझे उड़ना है। एयरफोर्स मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था शुरू में, और काफी बाद तक भी नहीं आया था, क्योंकि ऑप्शन था ही नहीं उस समय लड़कियों के लिए। तो इसलिए शायद मेरे जहन में भी कभी ये बात नहीं आई, या सोचा भी नहीं इस तरीके से कि एयरफोर्स में मैं जाऊं। और जब ये ऑप्शन आया मेरे सामने, उस समय भी मैं इसमें मतलब एयरफोर्स में जो गई थी वो बहुत, मतलब उस समय भी मेरा निजी ही सपना था। चूंकि 1992 में ही शॉर्ट सर्विस कमीशन की शुरुआत हुई और उसके हाँ। बाद से महिलाओं के लिए एक क्षेत्र खुला, तो लेकिन आपका चयन कितना मुश्किल था? क्योंकि पहली बार था तो जाहिर है कि ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती होगी। आजकल तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो हर तरफ से जानकारी ली जाती है, सब कुछ किया जाता है। आपके लिए ये चयन की प्रक्रिया कितनी मुश्किल थी या कितनी आसान थी? हाँ, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, दिल्ली में थर्ड ईयर में थी, और उस समय मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स जब तक खत्म हुए तो काफी लेट हो गया था, मतलब रिटन हुआ, थ्योरी हुआ, प्रैक्टिकल हुआ उसके बाद। तो एक न्यूज़पेपर एड में ये आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकाली थी उन्होंने। तो देखा, अच्छा लगा, सोचा कि हाँ मतलब एक ऐसा जरिया है कि मैं जल्दी से पायलट बन सकती हूँ इसके थ्रू। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया, भेज दिया, और उस समय कोई रिटन एग्जाम पहले नहीं होता था, अब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया है सिलेक्शन का, लेकिन उस समय नहीं होता था। तो बस फॉर्म भर के भेजा अपनी मार्कशीट्स के साथ, और उस वहां पे उन्होंने कॉल लेटर भेजा मेरे को, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको एसएसबी बोलते हैं। तो मैं दिल्ली से भागते दौड़ते, बहुत कम टाइम मिल पाया, सिर्फ मतलब जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ और जिस दिन मुझे रिपोर्ट करना था, 4 दिन का टाइम था, जल्दी जल्दी भागते दौड़ते पहुंची, अपना सर्टिफिकेट्स इकट्ठे किए, और कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिल पाया उस टाइम पे। जैसा आप कह रही हैं कि आजकल तो बहुत कुछ गूगल करके लोग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या होने वाला है, में कैसे होगा। और बिल्कुल जब मैं ट्रेन का आने का वेट कर रही थी मैसूर के लिए, उस टाइम पे मेरे दिमाग में शायद ये पहली बार आया कि होना क्या है वहां पे, कैसे होगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तब मैंने मुझे ध्यान में आई कि मेरे फादर मुझे इस चीज में गाइड कर सकते हैं। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप, मैंने तो कोई तैयारी करी नहीं है, आपने भी कुछ नहीं बताया है, कैसे मैं जाऊंगी इस इंटरव्यू और एग्जाम के लिए। तब उन्होंने मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बोली थी स्टेशन पे, जो सिर्फ ये थी कि तुम जिस एग्जाम के लिए जा रही हो उसका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो ये है कि जो है वो ही दिखाना, कुछ बनावटी करने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि जो लोग वहां बैठे हैं तुम्हें परखने के लिए उस इंटरव्यू में, जो भी तुम वहां टेस्ट होगी, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और इसी चीज के लिए उन्हें ट्रेन भी किया गया है कि वो कैसे एक मेंटल मेकअप आपका देख सके, आपका कैसा सोच है आपकी, उसको वो परख सके। तो कोई फायदा नहीं है कुछ भी बनावटी करने से, जो है नेचुरल रहो रहो बिल्कुल। तो मैं बस वही चीज अपने साथ लेके शायद एसएसबी में गई थी,
आप ही के बैच में सिर्फ 6 ही थे लड़कियां जो पास आउट हुई थी, तो समझ सकते हैं कि चयन प्रक्रिया में बहुत गौर किया जाता होगा कुछ बातों पर। सिर्फ कुछ लोगों को ही चुना जाता है जो बिल्कुल फिट बैठते हैं सेना की जो फॉर्मेट है, जो सोच है, उसमें जो फिट बैठते हैं। लेकिन आपने उसके बाद ट्रेनिंग भी हुई होगी, और ये समझना जरूर चाहेंगे क्योंकि एक सामान्य लड़की जो सामान्य जीवन जी रही है, जब वो एकदम सेना में जाती है, तो सेना में जो जरूरतें हैं और जो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, वो सामान्य जीवन की तरह तो होती नहीं है। तो ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल थी? मुश्किल होती है क्योंकि आपको, जैसा आपने बोला कि बिल्कुल वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मतलब वो प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करने का है, वो शुरू आपके अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी प्रोफेशन में जा रहे हैं जहाँ डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो वो मतलब सेना काम ही नहीं कर सकती है। तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो मुझे लगता है कि फिजिकली तो हाँ, शारीरिक रूप से आपको धीरे धीरे ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। वो तो एक अलग और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ जो एक बहुत जरूरी चीज वहां पे करी जाती है, वो है आपको मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। गुंजन जी, आप लोग का चूंकि चौथा बैच था एयरफोर्स पायलट्स का महिलाओं का जो पास आउट हुआ था, तो जाहिर है कि वायुसेना में भी पहले ऐसा नहीं है कि सालों से महिला अधिकारी रही हो, तो कहीं ना कहीं वायुसेना में भी एडजस्टमेंट थी कि महिलाएं आ रही हैं, महिलाओं के हिसाब से चेंजेस हो, और आप लोगों के लिए भी एडजस्टमेंट थी कि आप एक नए माहौल में जा रही थी। तो ये एडजस्टमेंट कितनी आसानी से आगे बढ़ी? जैसा आपने कहा कि मैं फर्स्ट जो कुछ वुमेन पायलट थी, फोर्थ बैच में थी, तो जब मैं अपनी यूनिट पे पहुंची अपनी एक पोस्टमेट के साथ, हम दो लोगों की पोस्टिंग वहां हुई थी उधमपुर में, तो उस स्टेशन में या उस यूनिट में और कोई लेडी पायलट पहले कभी नहीं आई थी। तो उनके लिए ये बिल्कुल नया बदलाव था, बहुत ही अलग तरीके का बदलाव था जो मतलब उनकी यूनिट में आया। हमें भी कुछ टाइम लगा समझने में कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए जिससे हम एक साथ मिल के एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ सके। क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों का एम सेम ही था। वो भी चाहते थे कि हम वहां पे एडजस्ट हों, अच्छे से काम करें, और हमारा भी यही एम था कि हम वहां पे एडजस्ट हों और काम अच्छे से, क्योंकि हम दोनों का एम एक ही था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बदलाव बहुत जल्दी और बहुत पॉजिटिव तरीके से आया। और अच्छी बात इस सब की यही निकल के आई कि फाइनली हम वो एडजस्टमेंट दोनों तरफ से हो पाया और हम लोग एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करा हम। तो अमूमन एक सवाल जो पूछा जाता है, हालांकि मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती क्योंकि हर किसी को हर जगह हर प्रोफेशन में पुरुष या महिला हो साबित करना ही पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते कभी ऐसा रहा कि आपको लगा हो कि आपको अपने आप को साबित करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है बनिस्बत के अन्य लोगों की? मुझे नहीं लगता कि पर मेरे जो सुपरवाइजर्स थे वहां पे, वो चाहते थे कि मैं अपने आप को प्रूव करूं, तो वो हर एक को चाहते थे, हर किसी को, हर किसी जूनियर पायलट को वो प्रूव करना पड़ता है। और वो सही भी है, क्योंकि वो जो मेरे सुपरवाइजर्स वहां पे थे, अगर वो ऐसा चाहते थे तो वो ऑर्गेनाइजेशन या एयरफोर्स के इंटरेस्ट में ही सोच रहे थे, और वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन और जब जब आपने सेवानिवृत्ति ली उसके बाद, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में कुछ सालों के बाद आपको अपना करियर छोड़ना ही होता है, सेना को छोड़ना ही होता है। कितना मुश्किल था वो पल आपके लिए? और उस वक्त चूंकि आप एक अच्छी पायलट थी, इसी वजह से आपको करगिल युद्ध में भेजा गया, तो आपके सीनियर्स, आपके ऑफिसर्स, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मेरे केस में मेरा ये जो टर्म था एयरफोर्स के साथ, वो 10 साल का था। लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 8 साल के बाद ही मैंने अपना मतलब, हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक रेक्विजिशन पुट अप किया था कि मैं अब छोड़ना चाहूंगी सर्विस, जो बाद में मंजूर किया गया और मैंने छोड़ा। मेरे लिए पर्सनली एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप था ये, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक अपने लाइफ के, अपने करियर के एक ऐसे फेज में थी जब मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती थी आगे, बट मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और आई थिंक जब इस डिसीजन के बारे में मैंने अपने सीनियर्स को बताया यूनिट में, और जब जो हमारे हेडक्वार्टर होते हैं जहाँ पे हमारी ये एप्लीकेशन जाती है, तो सभी का रिएक्शन ये था, वो सब चाहते थे कि मैं ना छोड़ूं और अपने इस डिसीजन को दोबारा रिकंसिडर करूं। और सबका यही कहना था कि अभी और बहुत कुछ है जो तुम कर सकती हो, तुम्हें और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं।
तो उन लोगों का सबका यही कहना था कि रिकंसिडर कर लो अपना डिसीजन। तो एक मुश्किल डिसीजन था, बहुत मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए। तो कितना मुश्किल था सेना को छोड़ने के बाद जिंदगी को, कहते हैं ना, एक नए सिरे से थामना, तो आपके लिए ये कितना मुश्किल था? अ, मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि मेरी बिल्कुल छोटी बेटी थी मेरे साथ उस समय। तो ज्यादातर समय तो मुझे लगता है उसी की देखभाल और उसके पीछे भाग-दौड़ में मेरा निकला। तो बहुत कोई फ्री टाइम तो मुझे नहीं मिला, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज था, हाँ। और यहीं पे मैं कहूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एयर फोर्स में ही हैं, तो जी। मैं उसी सोशल एटमॉस्फेयर में रही। और आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़, अब कह सकते हैं इन मायनों में भी आया है कि आप ही के जीवन पर एक फ़िल्म भी बनी है, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। क्या इसको एक नई शुरुआत की तरह माना जा सकता है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि डिफेंस फोर्सेस में जो महिलाएँ हैं, उन पर ज़्यादा फ़िल्में नहीं बनती हैं। तो क्या हम इसको एक नई शुरुआत मान सकते हैं? और आपका अनुभव इस फ़िल्म के बनने का कैसा रहा? जी। अ, जहाँ तक इसे एक नई शुरुआत, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक तरह से मतलब एक बदलाव जो इतने साल पहले आया था, तो ये एक और नया स्टेप है, एक और नया बदलाव है कि ऐसी फ़िल्म बनी है और पहली है जो ऐसी फ़िल्म बनी है, तो इसका श्रेय तो मैं खुद नहीं लूँगी। आई थिंक जो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं शरण शर्मा, ब्रेव चॉइस था जो उन्होंने ये किया, क्योंकि बिल्कुल हट के उन्होंने ये फ़िल्म को अटेम्प्ट किया है और बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि जब मुझे पहली बार ये फ़ोन कॉल आया था शरण शर्मा से कि और उन्होंने बताया कि मैं धर्मा प्रोडक्शंस में काम करता हूँ और मैंने आपके बारे में पढ़ा और मैं सोच रहा हूँ एक फ़िल्म बनाने का आपकी मूवी, आपके जीवनी पे आधारित। तो मुझे लगा कि किसी दोस्त है जो कोई मज़ाक कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी कोई करेगा और बहुत समय बीत चुका था, मतलब कारगिल युद्ध को अ, ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले थे। दोबारा उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैम मैंने आपसे बात करी थी, आपने सोचा इस बारे में? तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि हाँ, सच में ऐसा कोई करना चाह रहा है। गुंजन जी, आपका इस फ़िल्म में रोल जानवी कपूर ने निभाया है, तो जानवी ने इस रोल के लिए कैसे तैयारी की? क्योंकि ज़ाहिर है कि उसके लिए आपका भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। जी, आई थिंक उसने सबसे पहले तो आई थिंक जानवी मुझसे जो मिलने आई, उसमें उसने भी इवन दो शरण ने उसे मेरी स्टोरी बताई थी, लेकिन फिर भी जानवी ने मेरे से मेरी पूरी स्टोरी दोबारा सुनी, क्योंकि वो मेरे शायद अगेन मेरे उस भाव को, नजरिए को समझना चाहती थी और खुद से सुनना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे सिर्फ मुझसे ही नहीं, जाके मेरी फैमिली से भी मिली थी, मेरे फादर से भी मिली थी, उन लोगों के साथ भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। हमारी बहुत फोटोग्राफ्स उन्होंने देखी, मेरे बचपन से लेकर के बड़े होने तक, मेरे घर पे जब वो गई और मुझसे पूछती थी कैसे करना है, क्या करना है सेट्स पे। फिर जहाँ तक जब जहाज में बैठने का सवाल आया, तो किस तरह से किस चीज को पकड़ना है, जैसे हम उसे बोलते हैं कॉकपिट मैनरिज्म्स की, जब आप एक कॉकपिट में बैठते हैं तो जो एक पायलट होता है वो एक अलग तरीके से हर चीज को देखता है, करता है, तो वो उन्होंने मुझसे सीखा, पूछा कैसे करना है चीज। जी, लेकिन जैसे ये फ़िल्म आपके जीवन पर बनी है, तो फ़िल्म मेकिंग में, हालाँकि हम जानते हैं कि जब भी किसी जीवनी को फ़िल्मी पर्दे पर उतारा जाता है, तो उसमें फ़िल्मी पुट तो डलता ही है। कई चीज़ों में बदलाव भी किया जाता है, लेकिन चूँकि आपकी जीवनी पर थी, तो आपकी कितनी सेह रही फ़िल्म के फ़िल्मांकन में या फ़िल्म की स्क्रिप्टिंग में? कितना आपकी सोच और आपके विचार को तवज्जो दी गई? मेरे ख्याल से मैं इसे ऐसे कहूंगी कि जो भी स्क्रिप्ट लिखी गई, जो भी स्टोरी बनाई गई, वो मुझे बताई गई और कोशिश यही रही सबकी कि एक कमर्शियल मूवी है, तो हाँ, जैसा आपने बोला कि उसको ड्रामेटाइज करा जाता है, एंटरटेनमेंट जिससे लोगों को मिल सके। लेकिन कोशिश थ्रू आउट यही रही थी कि हम फोकस वही रखें जो हम, हमारा एक जो इरादा है इस मूवी को बनाने का। आज ही सुबह एक छोटी सी लड़की का मुझे फोन आया था, उसने कहीं से मेरा नंबर लेके मुझे फोन किया और जब उसने कहा कि उसने फिल्म देखी और बहुत अच्छा लगा और इतनी अच्छी अच्छी उसने बातें करी कि उसे अ, उससे इंस्पिरेशन मिली है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इस पब्लिसिटी से और इस मूवी से, इस फिल्म से, इस बुक से कुछ भी लोग भी अगर इंस्पायर हो सके, तो मुझे लगता है सबका जो हमारा एक एम था वो मिल जाएगा।
अब आपकी ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज होने वाली है, तो कह सकते हैं कि पायलट गुंजन सक्सेना के साथ साथ अब आप ऑथर गुंजन सक्सेना भी बन रही हैं। ऑथर तो मैं अपने आप को अभी भी शायद नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि जब ये बुक ऑटोबायोग्राफी के बारे में मुझे उन्होंने बताया, जो मेरे को ऑथर्स हैं कैप्टन निर्वाण और मिस्टर किरणदीप सिंह, तो क्योंकि मैं बिल्कुल भी राइटिंग से कहीं दूर दूर तक मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैंने कभी इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया कि मैं राइटिंग करूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, मेरा कोई वो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। लेकिन जब उनसे बात करी और उन्होंने बोला कि हम कोशिश करते हैं और हम लोग एक साथ ये कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर हो पाए, और वो लोग एक्सपीरियंस्ड ऑथर्स थे, तो हमने थोड़ा सा मुझे टाइम लगा एक्सेप्ट करने में कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है आज अगर मैं सोचती हूँ तो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हम ये कर पाए। और हाँ, जैसा आपने कहा कि अब शायद मैं ऑथर के बारे में भी अपने नाम के साथ सोच सकती हूँ। बिल्कुल, तो ऐसे में जो तमाम लड़कियां, क्योंकि बचपन से ही हम भी जब खुले आसमान को देखते हैं, प्लेन उड़ता हुआ देखते हैं, तो हर के मन में, बहुतों के मन में ललक होती है कि काश हम भी इस प्लेन को उड़ा पाते। तो ऐसी जो तमाम लड़कियां हैं, बेटियां हैं हमारे देश की, जो पायलट बनने का सपना रखती हैं, जो वायुसेना में आना चाहती हैं, उनके लिए आपकी क्या सीख होगी? मेरी यही सीख होगी कि अगर आपका एक सपना है तो उस सपने को बिल्कुल अपने दिल में रखिए, स्ट्रांगली रखिए, उसके ऊपर से अपना ध्यान और फोकस हटने मत दीजिए। हर एक के लिए यही कहूंगी कि आप जिस भी प्रोफेशन में जाएं, उसे वहां किसी और को कुछ प्रूव करने के लिए मत जाइए। आप वहां सिर्फ इसलिए अगर जाइए क्योंकि आपको वो चीज करना है और अच्छे से करना है, ये अपने दिमाग में रखिए और फोकस इसी चीज पे रखिए, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज किसी के लिए भी मुश्किल है। बहुत खूब। यहाँ पर आपसे गुंजन जी कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, उनके जवाब आपसे लेते हैं। शुरू करें? जी। जिंदगी का सबसे मुश्किल पल? मेरे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद मेडिकल्स में मेरा रिजेक्शन हुआ था, और मुझे एक परमानेंट रिजेक्शन दिया गया था, और मुझे पता चला था कि मेरी हाइट कम है, मैं नहीं ज्वाइन कर सकती। तो मुझे लगता है वो फेज मेरी जिंदगी का, या वो पल एक ऐसा था जब मैं गिव अप करना चाहती थी, मैं छोड़ देना चाहती थी अपने सपने को। तो उस पल को निकालने में, या उस फेज को से बाहर निकलने का जो टाइम था, वो मेरी जिंदगी का मैं कहूंगी सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग पार्ट। लेकिन आपने उसके बाद उसे ओवरकम किया, वेट भी आपने कम किया, हाइट को लेकर भी आपने अपील की और फाइनली आप एयरफोर्स में आ गए। अगला सवाल पूछती हूँ, अगर आप पायलट नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं पायलट नहीं होती तो मैं हाउस वाइफ होती, क्योंकि मेरे दिमाग में कभी और कोई प्रोफेशन आया ही नहीं था। अच्छा, और उड़ान भरने के अलावा और क्या-क्या शौक हैं आपके? मुझे पेट्स बहुत पसंद है, स्पेशली डॉग्स। तो वो एक शौक है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और उसके अलावा कोई ऐसी बहुत खास हॉबी नहीं है मेरी। ओके। एक पायलट के नाते किसी विशेष प्लेन को उड़ाने का कोई सपना रहा कभी? वैसे तो हर प्लेन में मुझे बहुत अच्छा ही हमेशा फीलिंग आता है जब आसमान में होती हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर्स मैंने फ्लाई किया, तो मैं मेरे मन में हमेशा एक आज भी रहता है कि जो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं, जो बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, अगर उन्हें उड़ाने का मौका मुझे कभी मिले। और जिंदगी में किसे आदर्श मानती हैं आप अपना? आदर्श मुझे लगता है मैं अपने माता और पिता को ही अपना आदर्श मानती हूँ। एक सपना जो आपको लगता है जिंदगी में आप पूरा करना चाहेंगी? मुझे लगता है कि अब जो मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सपना है वो यही है कि मैं एक अच्छी पेरेंट बन के अपनी बेटी को वो सब सपोर्ट और वो फ्रीडम दे सकूं कि वो दुनिया में अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहे वो करे, और मैं उसे उसमें फुली सपोर्ट कर सकूं। हम यही शुभकामनाएं देंगे आपको कि आप जो भी करना चाहते हैं जिंदगी में उसमें आप सफल हों, चाहे वो एक हाउसवाइफ की तरह है, चाहे वो एक मदर की तरह है, और जो जिंदगी में आप आगे करना चाहें उसमें आप सफल साबित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन अपने सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमें ईमेल्स भेजने के लिए। आपके संदेशों का, आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है? क्या कुछ और देखना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम में? आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।